हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बजट से रिलेटेड, जो कि नई सरकार बनी है। ठीक है, 2024 में जो नई सरकार की गठन हुई है, केंद्रीय बजट के ऊपर क्या क्या नया बदलाव आने वाला है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और इस नई सरकार में क्या बजट में नया आएगा और क्या नया चीज़ सुधार होने वाला है, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो बजट बन रहा है, तो दूरदृष्टि से ये सोचा जा रहा है कि गरीबों पर ध्यान केंद्रित करके नीतियाँ बनाएं, जिनके कुछ लाभ ऊपर तक पहुंचने दे सके। ठीक है, तो ये दूरदृष्टि है। और इस आम बजट में क्या क्या नई चीज़ें को ऐड ऑन किया गया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे एक आर्टिकल के जरिए। तो सभी की नज़रें जो है अब 2024 के केंद्रीय बजट पर टिकी हुई है, जो 23 जुलाई को संसद में पेश किया जाएगा। वाकई भारत की अर्थव्यवस्था के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण बजट में से एक होने वाला है। कोविड-19 महामारी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था के फिर से पटरी पर लौट आने की अच्छी संभावना है। साथ ही कुछ कमजोरियां भी है जो विकास की गति को धीमा कर सकती है। यह संभव है कि ऐसी नीति बनाई जाए जो अर्थव्यवस्था को बढ़ने में मदद करे और समाज के सभी वर्गों को विकास का लाभ महसूस हो। मुझे लगता है कि आम बजट का एक मुख्य फोकस होना चाहिए नौकरियाँ। पिछले 2 सालों में भारत की जीडीपी वृद्धि अच्छी रही है, हालांकि असमानता बढ़ रही है, नौकरियों की कमी है और युवाओं में बेरोजगारी उच्च स्तर पर है। यह साफ है कि जीडीपी वृद्धि का ज़्यादातर हिस्सा अमीरों के हाथों में जा रहा है। इस समस्या का समाधान करने के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि एआई और डिजिटल तकनीक के आगमन के साथ दुनिया भर में रूटीन काम कम हो रहा है। ये चीज़ हम लोग भी गौर किए हैं कि देखिए, जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है मार्केट में हावी हो रहा है, तो धीरे धीरे जो है आपको लेबर का ज़रूरत कम हो रहा है, लेबर डिमांड जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि फैक्ट्री से लेकर जहाँ भी देखिए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे कामों को कर दे रहा है। आप पहले की दौर में देखिए, जैसे पहले जो लोग किसान लोग, हर घर का किसान वाकई में किसान हुआ करता था, लेकिन जैसे ट्रैक्टर आया, किसान का धीरे धीरे अपना करने का जो खेतीबाड़ी करने का है सिस्टम पूरा का पूरा चेंज हो गया। उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी आता है तो इंसान के अब उसको जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को ही पूरा करता है और साथ साथ थोड़ा सा उसको कंफर्ट जोन में भेजता है। ठीक है, कोई भी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं आए, कोई भी मशीनरी या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी आता है तो वो इंसान के सहूलियत के लिए आता है, इंसान के काम को थोड़ा कम करने के लिए आता है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये जो है हम लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा, ये क्या करेंगे क्या होगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पहले जो खेती-बाड़ी होता था आज उससे दोगुना हो रहा है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। किसान जो है वो वैसे किसानी जो है मेहनती वैसे मेहनत नहीं कर रहे हैं जब जो पहले किया करते थे। तो अब के समय में क्या है, किसान को भी थोड़ा लग्जरी मिलने लगा है, मतलब उनको जो है थोड़ा सा सुविधा मिला है। खेती-बाड़ी उसमें भी मेहनत करते ही हैं, सब चीज़ करती हैं, लेकिन थोड़ा सा सहूलियत हो गया ट्रैक्टर के आने से। अब देखिए ड्रोन से जो है वो आपको जितने भी खाद है, पेस्टिसाइड है या इंसेक्टिसाइड है या फिर खाद बीज का ही खाद का ही काम करना है, तो वो सारा का सारा आपको क्या किया जाता है, ड्रोन से ही आप करवाया जा रहा है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ऊपर पैमाने पर हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल करना पड़े, तो ये आपको सुविधा के लिए किया जा रहा है। तो एआई और डिजिटल तकनीक के आगमन के साथ दुनिया भर में रूटीन काम कम हो रहा है, खासकर उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में जहां वेतन बहुत ऊंचे हैं। इसलिए यह आंशिक रूप से एक वैश्विक समस्या है, लेकिन एक मध्यम आय वाले देश के रूप में भारत को अब तक के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के वेतन उच्च आय वाले देशों की तुलना में काफ़ी कम है। एक पारंपरिक बजट की अपेक्षा में जहाँ ध्यान मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर होता है, जैसे कि राजकोषीय घाटे और विभिन्न अर्थव्यवस्थावाई सूचकांकों पर, इस बार बजट का उपयोग करके कुछ सूक्ष्म आर्थिक यानी माइक्रो इकोनॉमिक विकास के प्रेरकों और आय के बेहतर वितरण पर ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग सोच सकते हैं कि मैं नौकरियों और रोजगार पर क्यों ध्यान दे रहा हूँ, जबकि इस हफ्ते ही हमें आरबीआई के KLEMS डेटा से पता चला है कि 2023-24 में रोजगार वृद्धि पर 6% यानी 6% तक बढ़ गई है और बेरोजगारी दर 7% तक गिर गई है, जो कि पिछले 20 महीनों में सबसे कम है। ऐसे में महत्वपूर्ण यह समझना है कि रोजगार होना और नौकरी होना एक ही बात नहीं है। वह आदमी जो सड़क किनारे बैठकर छोटे मोटे सामान बेचने की कोशिश करता है और मामूली कमाई करता है, ठीक है, जो हॉकर्स होते हैं,
उसके पास नौकरी नहीं है लेकिन वह रोज़गार कर रहा है। नौकरी और रोज़गार में अंतर होता है, ठीक है। रोज़गार यानी रोज़ का काम करने वाला, और नौकरी जो है वो अलग, दोनों दोनों जो है दोनों का दृष्टिकोण अलग अलग होता है, ठीक है। सभी सबूत यह दर्शाते हैं कि इस तरह का अस्थायी रोज़गार भारत में बढ़ गया है। ये जो है अस्थायी है, यानी अस्थायी रूप से नहीं है कुछ भी उसमें न पी। अगर प्राइवेट में भी कोई रोज़गार किन्हीं को नौकरी लगता है तो एक नौकरी कहलाएगा। नौकरी में क्या होगा कि उसको बाकायदे से पीएफ मिलेगा, मंथली उनको पैसा मिलता है, ठीक है। लेकिन और रोज़गार में क्या होता है कि रोजी रोटी के लिए अपने जीविकोपार्जन करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने लिए वो क्या करते हैं, सब्जी बेचने का काम करते हैं, या कोई भी जो वो छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रोज़गार करना। अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ करना, जीने के लिए कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो वही जीने के लिए वो कुछ छोटा मोटा रोज़गार करते हैं। अधिकतर जीडीपी वृद्धि का लाभ उच्च वर्ग को मिलने और महामारी के वर्षों को कठिनाइयों के कारण आम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं बचता। उन्हें जो भी काम मिले उसे करना ही होता है और अस्थायी व्यवसाय नहीं प्राप्त होता है। यह बेरोजगारी के कम होने के रूप में दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में यह आम लोगों की बढ़ती कठिनाइयों को दर्शाता है। कृषि क्षेत्र में श्रमबल की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, चूँकि कृषि सेक्टर में उत्पादकता अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम है। इसलिए जब मजदूर इस क्षेत्र में जाते हैं तो यह दर्शाता है कि अन्य जगहों पर अवसरों की कमी है। यानी जब लोग खेतीबाड़ी करने लगेंगे तो यह दर्शाने लगेगा कि और जो जगह है वहाँ पे अवसर जो है कम मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी जो है कम मिल रहा है, इसलिए लोग क्या करेंगे, लास्टली खेतीबाड़ी करने लगेंगे। यही वह स्थिति है जिसे अर्थशास्त्री छद्म बेरोजगारी कहते हैं। तो इसे अर्थशास्त्री क्या कहते हैं, छद्म बेरोजगारी। यानी पढ़े लिखे लोग आप खेतीबाड़ी करना शुरू कर दे तो वो छद्म बेरोजगारी कहलाएगा। अर्थशास्त्री इन्हें कहते हैं छद्म बेरोजगारी। अर्थशास्त्र के हिसाब से इसको कहेंगे छद्म बेरोजगारी। तो बजट को क्या करना चाहिए, तो ये सुझाव है कि राजकोषीय घाटे को लेकर बहुत सख्त न हो। भारत 1 या 2 वर्षों के लिए सामान्य से अधिक फिस्कल डिफिसिट झेल सकता है ताकि नौकरियों के सीजन को बढ़ावा मिल सके, और फिर 2 वर्षों में घाटे को कम करने की योजना बनाई जा सकती है। इसकी बजाय हमें मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के विस्तार और अधिक काम के सृजन के लिए प्रोत्साहन तैयार करने की आवश्यकता है। इसके लिए भारत के श्रम कानूनों में संशोधन की आवश्यकता होगी, लेकिन यह बजट से परे है। हालांकि जब तक हम इसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म प्रोत्साहन तैयार किए जा सकते हैं। अगर यह बहुत महंगा हो जाता है और हमें घाटे के अधिक बढ़ने की चिंता है तो हमें अमीरों पर कर बढ़ाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। यानी अमीरों पर कर बढ़ाने के लिए कहा जाता है, उसके जो है टैक्स को बढ़ाया जा सकता है। सितंबर 2019 कॉरपोरेट टैक्स में तेज कटौती की गई थी, जो 30% से घटाकर 22% कर दी गई थी। इसमें 2019 और 20 में सरकार को 1.84 लाख करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हुआ था। अगर इस दर कटौती का हिस्सा बहाल कर दिया और दर को 26% कर दिया जाए तो हमें छोटी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के विस्तार और अधिक लोगों को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त धन जुटाने में सक्षम होना चाहिए, जिसका बड़ी फर्मों के व्यवहार पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। विश्व बैंक ने साझा समृद्धि यानी शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी के मानदंड की वकालत की है। यह एक गांधीवादी विचार है, जिसका मतलब है कि राष्ट्रों की तुलना करते समय हमें पूरे देश की जीडीपी को नहीं बल्कि समाज के सबसे गरीब 40% हिस्से को देखना चाहिए। उस पर ध्यान केंद्रित करने से हमें ऐसी नीतियां बनाने में मदद मिलेगी जो यह सुनिश्चित करेगी कि विकास का लाभ आय वितरण के निचले सिरे तक पहुंचे। पुराने समय में कुछ अर्थशास्त्री यह तर्क देते थे कि शीर्ष पर विकास होना चाहिए और फिर इसके लाभ नीचे तक पहुंचने चाहिए। मैं जो सुझाव दे रहा हूं वो यह है कि हमें गरीबों पर ध्यान केंद्रित करके नीति बनानी चाहिए और फिर इसके कुछ लाभ ऊपर तक पहुंचने देना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है आपको आम बजट के बारे में बताया गया है। समाज के सबसे गरीब 40% हिस्सों पर मेन फोकस करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो ये जो था आम बजट जो 2024 यानी 23 जुलाई 2024 को आने वाला है, उसके ऊपर ये चर्चा किया गया है। तो आपको ये कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा।
और अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हमसे इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए, जुड़े रहने के लिए आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।